हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 22 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार हमारा टारगेट है कि हम हिंदी में 100 में 99 लेकर आएंगे और वो मैं आपको दिलवा कर रहूंगा, क्योंकि ऐसी ऐसी क्लासेस मैं आपको दूंगा जिससे तैयारी करके आप लोग हिंदी में 99 प्लस लेकर आएंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। तो जितने भी स्टूडेंट 2024 में हिंदी का पेपर देंगे वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ऐसे ही 22 फरवरी को हिंदी का पेपर आएगा। मैंने देखा है कि हर साल कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं जिनसे काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वही क्वेश्चन पेपर हमारे भी हाथ लग गया है। इस क्वेश्चन पेपर से कई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, यानी कि मिनिमम 60 to 70 नंबर के क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर है आपका, साइड में आपका अनुक्रमांक लिखा रहता है, नाम आपको लिखना होता है पेपर में, कॉपी में नहीं। इधर आपका पेपर कोड रहता है, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहता है। पूरे पेपर को हम समझेंगे आज हिंदी के, और इस वायरल पेपर को सॉल्व करके जाना बोर्ड एग्जाम देने, और पूरे पेपर को हम सॉल्व भी करेंगे। ये छोटा मोटा वीडियो नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और ये भी आपको पता है कि आपका जो पेपर है खंड का और खंड खा, 2 खंड में डिवाइड रहता है। खंड का आपका 50 नंबर का और खंड खा आपका 50 नंबर का। सबसे पहले हम खंड का को पढ़ेंगे, जिसमें हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी और खंड काव्य होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो, खंड का में जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। 5 क्वेश्चन हिंदी गद्य साहित्य से और 5 क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य से, टोटल 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। देखो, का है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ। रानी केतकी की कहानी के लेखक, इसके लेखक हैं इंशाअल्लाह खां जी। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर सामने है। जिसका आंसर आपको पता हो, हमसे पहले भी आपको आंसर देना है, क्योंकि यू आर ए स्मार्ट स्टूडेंट, आप स्मार्ट स्टूडेंट हैं। ठीक है, खा देखो, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक हैं। आवारा मसीहा जो है, इसके लेखक कौन है? ये एक जीवनी विधा की रचना है, तो इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। सेकंड ऑप्शन सही होगा। किसको किसको पता था? ईमानदारी से हाथ उठाइए। ठीक है, गा देखो, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? हिंदी एकांकी का जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घा स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? स्कंदगुप्त, मैंने बताया था चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। अंगा नंबर, आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक, ये सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनंद कादंबनी के संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। अब दूसरे पर आते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए 5 नंबर के। अब हिंदी पद्य साहित्य पे आते हैं। का देखो क्या है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। का देखो, विनय पत्रिका किस भाषा पर आधारित है? विनय पत्रिका जो है ये किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा। सेकंड ऑप्शन सही होगा। खा निम्नलिखित कवियों में छायावादी कवि कौन है? इसमें से कौन से कवि हैं जो छायावादी युग के हैं? भैया जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक हैं, तो ये छायावादी युग के कवि होंगे। देखिए, मैं क्वेश्चन को ज्यादा जल्दी बताते जा रहा हूं, क्योंकि पूरा पेपर हमें सॉल्व करना है भैया, तो ध्यान से समझना, टाइम लगेगा। गा देखो, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बताइए, सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी किस रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, चिदंबरा पर। इनकी एक रचना है चिदंबरा, इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। घा देखो, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या, जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी बहुत ही फेमस महाकाव्य है, इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही। अंगा नंबर, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? अभी मैंने बताया, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुके हैं स्टार्टिंग के। ये टोटल 10 नंबर के आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड। देखो,
ये आपका हिंदी का गद्यांश है भैया, ये 10 नंबर का आता है। मेरे अकॉर्डिंग ये हलवा है, बिल्कुल इजी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको गद्यांश पढ़कर उसके नीचे 5 क्वेश्चन नहीं थे, 1 2 3 4 5, पांचों का आंसर देना होता है। 10 नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, का कई महीनों बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। वो धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़ कर चूर कर डाला। इसको आप लोग पहचान नहीं पाएंगे जल्दी कि ये किस चैप्टर से है, बताओ किसको किसको पता है? ये निंदा रस चैप्टर से है, जिसके लेखक है हरिशंकर प्रसाई जी। इसके नीचे 5 क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिख दो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के निंदा रस पाठ से अवतरित है, इसके लेखक हरिशंकर प्रसाई जी हैं। सेकंड, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, यहां से लेकर यहां तक अपने शब्दों में व्याख्या करना है, जिस तरह आप कर सकते हैं उस तरह करना। यू आर ये राइटर, आप खुद में एक राइटर हैं। तीसरा, का किस तरह कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह लेखक को भुजाओं में जकड़ा। तो देखो ये है, वो तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। तो ऐसे लिख दो कि का जो है वो तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह अपनी भुजाओं में जकड़ लिया, बस। चौथा, लेखक को किसके पुतले की याद आ गई। तो देखो यहां पे लिखा है लेखक को भीम के पुतले की याद आ गई। यहां देखो वो जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई, बस ऐसे लिख दो। चौथा, पांचवा, धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया। तो जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़ कर चूर कर डाला। तो ये आपका पांचों का आंसर भैया 2-2 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। भाई इसमें क्या है, सारा क्वेश्चन तो गद्यांश में दिया गया है, कुछ नहीं है। अब अथवा वाला आप खुद से कीजिएगा, अगर वो नहीं पता तो आप इसको कर सकते हैं। 2 ऑप्शंस होते हैं, इसमें भी 5 क्वेश्चन आएंगे, पांचों का आंसर दोगे आपको नंबर मिल जाएगा। अब पद्यांश पे आते हैं भैया, इसको समझना होगा। देखो दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 × 2 = 10 नंबर का ये आपका आएगा, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहां पे क्या है, अरे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नयोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन, अरे वासुकी सहस्त्र फन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के बिछत वच्छा स्थल पर, सत सत फेनोश्चित स्फीत फूफकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कच्छुक कल्पांतर। अभी और है भैया थोड़ा सा, ठीक है। ये पद्यांश, अब आप लोग कहेंगे सर ये कैसा पद्यांश है, दिखने में इतना डेंजर लग रहा है। अखिल विश्व की विवर वक्र कुंडल दिगमंडल, ठीक है। ये आपका गद्यांश है। पद्यांश है, ये किस चैप्टर का है आप खुद पहचाने, ये हमारे परिवर्तन चैप्टर का। देखो लिखा है परिवर्तन, ये सुमित्रानंद पंत जी ने इसको लिखा है। देखो कितना कैसा पद्यांश है, आप खुद ही समझ सकते हो, ठीक है। मतलब अरे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, यानी कि प्रस्तुत गद्यांश में कवि कहता है कि हे निष्ठुर परिवर्तन, जब तुम प्रलयकारी तांडव करते हो, ठीक है। विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नयन मूलन, यानी कि वो कहते हैं तो उसके भंवर में फंसकर इस विश्व की करुण अंत हो जाता है। इस संसार में जो उत्थान पतन होते हैं, देखो निखिल उत्थान पतन, अरे वासुक सहस्त्र फन, यानी कि इस संसार में जो उत्थान पतन होते हैं वो क्रांतियां होती हैं, वे मानो तुम्हारे नेत्र के खुलने और बंद होने के साथ ही होती हैं। लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के बिछत वक्ष स्थल पर, यानी कि वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो नेत्र हैं, ठीक है, तुम्हारे जो चरण है, उनका कहना है तुम्हारे लाखों अदृश्य चरण इस संसार के घायल वक्ष स्थल पर अपने निरंतर चिन्ह छोड़ते चलते हैं, ठीक है। सत सत फेनोसित स्फीत फूफकर भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुर कल्पांतर, यानी कि फिर आगे वो कहते हैं कि तुम्हारे विष के झागों से भरी हुई और सारे विश्व को अपनी चपेट में ले लेने वाली सैकड़ों भयंकर फुंकारे इस संसार के मेघों के आकार में परिपूर्ण आकाश को निरंतर घूमती रहती है। भाई इसको समझना होगा, ये पद्यांश जो है दिखने में ही भयंकर लग रहा है, तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना होगा। अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल दिगडंदल, ठीक है, यानी कि वो कहते हैं कि ये परिवर्तन रूपी वार्षिक मृत्यु की तुम्हारी जहरीली दात, 2 कल्पों के बीच का समय ही मानो तुम्हारे केचुली है, ये समस्त संसार ही तुम्हारे रहने की भावी है।
ठीक है। और दिशाओं को घेरो माने तुम्हारी गोलाकार कुंडलियां। भाई ये जो पद्यांश है मेरे समझ में नहीं आया, ठीक है, बट आपको समझना होगा क्योंकि ये आपका पद्यांश जो है ये 7 से 8 बार आपके एग्जाम में आ चुका है। इजी वाले पद्यांश पढ़कर काम नहीं होने वाला, इजी और टफ भी आ सकता है, तो आपको दोनों को ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। फिर अथवा लगा है, वो वाला नहीं पता है तो आप इसको कर सकते हैं। देखो अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट पद्यांश है यहाँ पे अथवा लगा हुआ है, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा 5 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, 1 2 3 4 5, एक एक क्वेश्चन के लिए 2 2 नंबर आपको मिलेगा। अथवा लगा है, नहीं कर सकते तो दूसरा कीजिए। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता पर सरित गिर सिंधु एक समान। ठीक है, ये आपका किस चैप्टर से है? ये अभिनव मनुष्य चैप्टर से है। इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना होगा। तो पद्यांश को आपको विशेषकर ध्यान देना है, मतलब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के पद्यांश को पढ़कर बोर्ड एग्जाम देने जाना है, ये ध्यान रखिएगा। गद्यांश थोड़ा सा इजी होता है, बट पद्यांश में अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगा इसका तो आंसर देने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े, इसीलिए पद्यांश के जो चैप्टर्स हैं उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जीवन परिचय। देखो, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80, 5 नंबर का। देखो 3 लेखक हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तीनों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखकर उनकी रचनाओं को लिखना है। ठीक है, अब मैंने आपको इंपॉर्टेंट जीवन परिचय पहले ही बता रखा है, सर्च करोगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इंपॉर्टेंट है, और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी को आप पढ़ सकते हैं, तीनों में से कोई एक। ठीक है, या फिर आपके इसमें हरिशंकर प्रसाई जी हैं, शायद उनको पढ़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए खा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 रहेगा, 5 नंबर का ये भी आएगा। देखिए 3 कवि हमारे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको पढ़ लेंगे, 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोगों को सर्च करना है क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, 6 नंबर कहानी आता है भैया। देखो कहानी में पंचलाइट और बहादुर कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80, नहीं पता है तो अथवा लगा है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। मेरे कहने का मतलब है अगर आपने पंचलाइट और बहादुर कहानी को पढ़ लिया तो आपका ये 5 नंबर फिक्स है। पंचलाइट कहानी का सारांश और उद्देश्य पढ़ लीजिएगा और बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य पढ़ लीजिएगा, 5 नंबर आपका कंप्लीट। बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आप कहानी पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब आपके जिला वाइज ये होता है, कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ है, खंड काव्य होता है, 5 नंबर का ये आता है। ठीक है, और किसी जिले में सत्य की जीत होगा, किसी में रश्मि रथी है, किसी में आलोक वृत्त है, किसी में त्यागपति, किसी में श्रवण कुमार। तो ये जिला वाइज होता है। यूपी में कई जिले हैं, कुछ जिलों में त्यागपति है, कुछ जिलों में श्रवण कुमार, कुछ जिलों में आलोक वृत्त। आपके जिले में कौन सा है और आप किस जिले से हैं कमेंट कर देना, मैं गौर करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस ये हमारा खंड का कंप्लीट होता है। इसमें 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का जीवन परिचय और 10 नंबर का आपका कहानी और खंड काव्य, टोटल 50 नंबर हो गया। ठीक है, अब खंड खा पे हम लोग आएंगे भैया। ये हमारा खंड खा रहा। खंड खा में हिंदी संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, हिंदी व्याकरण के प्रश्न, रस छंद अलंकार, पत्र लेखन और निबंध रहेगा। सबसे पहले हिंदी का गद्यांश रहेगा। दिए गए गद्यांश पर आधारित दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर। मतलब आपको गद्यांश दिया जाएगा संस्कृत का, उसका संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना है। मतलब किस पाठ से है वो संदर्भ में लिखना है, इसमें लेखक नहीं होते, और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। देखो, अतीते प्रथम कल्पे जना एकाम विरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्ण पुरुषम राजानुकुवर्णम। ठीक है, ये है हमारे जातक कथा चैप्टर से और ये उलूक जातकम से लिया गया, तो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, मतलब आपको हिंदी संस्कृत में जातक कथा
महामना मालविया, संस्कृत भाषा या महत्तम और पंचशील सिद्धांत, ये 4 चैप्टर बिल्कुल से पढ़ के जाना है। अथवा लगा है नहीं पता तो ये कर सकते हैं, मतलब संदर्भ लिखकर आपको हिंदी में अनुवाद करना है। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्षणता कदापि भ्रव्यन्ति, ठीक है। तो ये हमारे महामना मालविया चैप्टर से है। तो जिस चैप्टर का आपको पता है उस चैप्टर को आप कर सकते हैं दोनों में से, एज योर विश, जो आपको अच्छे से आता है। ऐसे ही पद्यांश रहेगा, देखो खा दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर। इसमें देखो सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। मतलब सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। और जो सुख चाहते हैं उनको विद्या त्याग देनी चाहिए और जो विद्या चाहते हैं उनको सुख त्याग देना चाहिए। ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर से लिख दो। इसके लिए सुभाषित रत्नानी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं पता तो अथवा लगा है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाराम निंद्रया कलहेन हुआ। यानी कि जो महान पुरुष होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनका जो समय है वो काव्य और शास्त्र पढ़ने में बीतता है, ठीक है। और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय सोने में, झगड़ा लड़ाई करने में, इन सब में बीतता है, ठीक है। तो ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर अगर आप पूरा पढ़ लेंगे श्लोक तो आपका 7 नंबर ये भी कंप्लीट रहेगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे, गारंटी है उसी चैप्टर से एक ना एक श्लोक जरूर आता है। इसके बाद हमारा मुहावरे एवं लोकोक्तियां रहेगा, देखो 9 नंबर। निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, 2 नंबर का रहेगा। 4 मुहावरे आपको दिए जाएंगे या लोकोक्ति, और एक का आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा। 4 में से एक करना है। कितना इजी है आप खुद समझ सकते हैं। देखो फर्स्ट है आंखों का तारा होना, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना, ठीक है। सेकंड है घर फूंक तमाशा देखना, इसका मतलब होता है घर फूंक तमाशा देखना, यानी कि अपने घर फूंक तमाशा देखना का मतलब क्या होगा, मतलब अपनी हानि पर आनंदित होना, आपका लॉस हो रहा है और आप खुश हैं, ठीक है, घर फूंक तमाशा देखना। दूसरा 9 2 11 होना, इसका मतलब होगा भाग जाना। चौथा लाल पीला होना, यानी कि क्रोधित होना, ठीक है। जैसे 9 2 11 होना, आप अर्थ लिखिए भाग जाना। तो चोर को देखकर पुलिस 9 2 11 हो गई, बस हो गया। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन, आपठित गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करो, 5 नंबर। मतलब आपको आपठित गद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए गए, पांचों का आंसर दो, 5 नंबर हो जाएगा। इसी गद्यांश से रिलेटेड रहेगा, ये गद्यांश आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। और ऐसे ही अथवा लगाकर आपठित पद्यांश दे दिया जाएगा, जो आपको पता हो वो कर सकते हैं। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जगह पर 3 क्वेश्चन दे दिया जाए 5 नंबर का, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वो काम जो बच्चा को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करना है, जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। एक सामाजिक, मैं पढ़ रहा हूं अभी, नीचे के क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग देंगे, ठीक है। देखो एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों को मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व तो सिर्फ सरकार का है। यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वालों एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है। मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पढ़ना चाहिए, जिनके हाथ में खिलौने होने चाहिए, उनको भीख मांगने के लिए या काम करने के लिए भेज दिया जाता है, तो बाल श्रम के बारे में कहा गया, ठीक है। किंतु वास्तव में ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों द्वारा भी समाधित करना चाहिए। हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देशों में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है तथा जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि भव्य समाज में यह अभिशाप क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर पर सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन न छिन जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने इलाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं, हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें।
अब देखिए स्टूडेंट, इसके नीचे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। हमने गद्यांश को पढ़ लिया खूब अच्छे से। अब आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए और सोचिए कि मैं आंसर दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं। देखिए का वाला क्वेश्चन है, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन रहेगा। देखो, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। यानी कि जो बच्चे काम कर रहे हैं, बाल श्रम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके इस कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। फर्स्ट है, बाल श्रम को समाप्त करने का केवल समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है। सेकंड है, इसको सही से कर लीजिएगा, सेकंड है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल जनता का दायित्व है। उसके बाद है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। उसके बाद है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल अभिभावकों का दायित्व है। तो देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा उल्टा सीधा लिखा है, 1 2 3 4 कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका ये वाला सही होगा। लोग सोचते हैं कि बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है, लेकिन देखिए सरकार जो है खुद चलकर नहीं आएगी बाल श्रम को समाप्त करने, वो हम जनता को ही जागरूक होना होगा, तभी बाल श्रम समाप्त हो पाएगा। खा वाला क्वेश्चन देखो, घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों में, कारखानों में अनेक बाल श्रमिकों को काम करता देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं। फर्स्ट है, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। सेकंड है, हम जागरूक बनना नहीं चाहते। थर्ड है, हम उनकी सहायता करना नहीं चाहते। फोर्थ है, हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। भैया यही ऑप्शन सही है, हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। हमें जो है, अगर छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं ढाबों में या कहीं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, संवेदना शून्य नहीं होना चाहिए। गा देखो, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। फर्स्ट है, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। सेकेंड है, बाल श्रम के कारण वे जल्दी बड़े हो जाते हैं। थर्ड है, बाल श्रम के कारण बच्चों को घर पर ही रहना पड़ता है। फोर्थ है, बाल श्रम के कारण बच्चों को विद्यालय नहीं आना पड़ता। तो भैया फर्स्ट सही है। देखो, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है, इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि बाल श्रम रुक जाए, बाल श्रम ना करवाया जाए। घा देखो, बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है। आखिर क्यों बच्चे काम करते हैं छोटे छोटे, क्यों करेंगे। देखो, फर्स्ट है जागरूकता का अभाव, सेकंड है निर्धनता और भुखमरी, थर्ड है शिक्षा का अभाव, फोर्थ है लोगों की मनोवृत्ति। तो भैया निर्धनता और भुखमरी, गरीबी और भुखमरी जो है, यही बाल श्रम करवाती है। बच्चे काम क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना पेट भी तो पालना है, ठीक है, तो इसीलिए वो बाल श्रम करते हैं। किसी को शौक नहीं है, सब चाहते हैं मैं अच्छी अच्छी चीजें खाऊं, अच्छे अच्छे से रहूं, बट ये गरीबी और भुखमरी जो है ये सब करवाती है। अंगा नंबर, बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान होता है। फर्स्ट है, बाल श्रम एक बच्चे को बचपन के सभी लाभों से दूर रखता है। सेकंड है, लाखों बच्चे उचित शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है, बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। चौथा है, बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। यही ऑप्शन सही है। अगर बाल श्रम होता रहा तो हमारे देश का जो आने वाला कल है वो अंधकार की तरफ जाने लगेगा। अब ये आपका आपठित गद्यांश हो गया। अब ऐसे ही मान लीजिए नहीं पता आपको, ये तो अथवा लगा है। एक आपठित पद्यांश है, पद्यांश टाइप का, इसके नीचे भी 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। देखो, काखा गाघा अंगा 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लिखना होगा। अब हम डायरेक्ट 11 नंबर पर आएंगे। देखो, हमें गद्यांश पद्यांश में एक ही करना, एक मैंने आपको बता दिया। अब शब्द युग्म आता है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखो। जैसे देखो, फर्स्ट है पुरुष परुष, इसका सही अर्थ क्या होगा, 1 नंबर का ही रहेगा। का है नर और नारी, खा है आदमी और फरसा, गा है पुरुष और पैसा, घा है आदमी और कठोर। तो देखिए, पुरुष का मतलब होता है आदमी और परुष का मतलब होता है कठोर, तो इसका घा वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, जलद, जलज, जलद, इसका सही अर्थ क्या होगा। का है बादल और कमल, खा है कमल और बादल, गा है कमल और तालाब, खा है तालाब और कमल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, कमल और बादल। जलज का मतलब होता है कमल, जलद का मतलब होता है बादल, तो खा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। खा देखो, ये अनेकार्थी शब्द है, 2 नंबर का ये भी आएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे कर, कर को हम बोलते हैं टैक्स भी बोलते हैं, आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। कर लिखकर, कर को टैक्स, किरण, कार्य, हाथ, ओला, ये सब इसके अनेकार्थी शब्द हैं। कनक, कनक को हम सोना बोलते हैं, धतूरा बोलते हैं, गेहूं का आटा भी लिख सकते हैं। अंबर, अंबर का वस्त्र, आकाश, ठीक है, ये इसके अनेकार्थी शब्द है। एक का ही आपको लिखना था, मैंने तीनों बता दिया भाई, ठीक है, ज्यादा जानकारी। गा देखो, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखो। जैसे जिसकी सीमा ना हो उसे क्या बोलते हैं एक शब्द में, उसको असीम बोलते हैं। जिसकी कोई सीमा ही नहीं होगा,
अनलिमिटेड, असीम, ठीक है। दूसरा, जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो, जिसके दुश्मन का ही ना जन्म हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। इनके शत्रु का दुश्मन जन्म हुआ ही नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ नंबर देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखो 2 नंबर। जैसे देखो, मेरे को विद्यालय जाना है, यहां पे आपको क्या लिखना है? मुझे विद्यालय जाना है, मेरे को नहीं रहेगा। बस यही छोटी सी गलती थी, इसको सही कर दोगे तो आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 1 नंबर। और दूसरा, उसके उनके अनेकों नाम है। देखिए, अनेकों नहीं लिखते हम लोग, अनेक लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा अनेक, तो अनेकों की जगह पर अनेक। तीसरा, वह दंड देने योग्य है, तो इसको लिख दीजिएगा वह दंड पाने योग्य है, ठीक है। चौथा, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, नहीं, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। देखिए, शुद्ध जो है वो क्या है? गाय है, दूध है, ठीक है। तो यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो गाय को आगे कर दो, शुद्ध को पीछे कर दो, गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ठीक है, बस हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन, रस छंद अलंकार है। 12 का हास्य रस अथवा शांत रस के अस्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए 2 नंबर। रूपक अथवा उत्प्रेक्ष संदेह अलंकार का लक्षण उदाहरण से लिखिए 2 नंबर। चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए 2 नंबर। 6 नंबर का आता है रस छंद अलंकार, और तीनों को मैंने एक ही वीडियो में बता रखा है। आप लोग सर्च करो यूट्यूब पे, जाओ रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, उस वीडियो को देख लोगे, 20 मिनट का वीडियो है, आपका 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, बस हो गया। सारे रस, सारे छंद, सारे अलंकार मैंने बताए हैं। पत्र लेखन पे आते हैं। अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखो, 6 नंबर। अथवा लगा है, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के बैंक प्रबंधक को ऋण प्राप्त करने के लिए पत्र लिखो, 6 नंबर। दोनों में से जो आपको पता है आप कर सकते हैं, सर्च करोगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। 14 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो, 9 नंबर। मेरा प्रिय कवि, स्वच्छता अभियान की सामाजिक सार्थकता, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, आतंकवाद समस्या और समाधान, भारतीय समाज में नारी का स्थान। पांचों में से किसी एक का आपको निबंध लिखना है, जो आपको पता है, 9 नंबर आपको दिलाकर जाएगा। हेडिंग अच्छे से डालिएगा, निबंध लिखते समय आपका काम हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। 50 नंबर का हमारा खंड खा भी कंप्लीट हुआ। तो ये था क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन के मैंने आंसर भी बताया, और अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं इसका पूरा सॉल्यूशन कॉपी में लिख कर लाऊंगा, ये आप लिख कर ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।